मैं और कैथरीन रात एक पब में मिले। वो लाल ड्रेस पहने हुए थी। वह जीन्स और टी शर्ट में ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके आते ही मैंने उसकी रेड ड्रेस की तारीफ़ की, पर कुछ ही देर में मुझे मेरा झूठ खटकने लगा और मैंने कहा, तुम जीन्स और टी शर्ट में ज़्यादा आकर्षक लगती हो। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हम दोनों ने बियर ऑर्डर की। पब में बहुत भीड़ थी, सो हम अपनी बियर लेकर बाहर आ गए। मुझे लगता था कि मुझ पर लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। यह कहकर वह अचंभित हंसी हंसने लगी। शायद मैंने पहली बार तुम्हें जीन्स में देखा इसलिए। मैं खिसिया गया। क्या लिख रहे हो आजकल? तुम्हें। वह मुझे देखती रही। मैंने आगे जोड़ा, मतलब कोशिश कर रहा हूँ। मुझे? झूठ। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए तो जो है वह कह दे रहा हूँ। कठिन है झूठ नहीं बोलना। लगातार सच बोलना मुझे ज़्यादा कठिन लगता है। पर उस सच का क्या फ़ायदा जो सामने वाले की मुस्कुराहट ही छीन ले। आई एम सॉरी, मैंने कहा। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रही थी। सिगरेट है ना तुम्हारे पास? हाँ। मैंने उसे सिगरेट दी। कुछ लोग होते हैं जो कुछ इस तरह सिगरेट पीते हैं कि लगता है इससे रोमांटिक और कुछ नहीं है। कैथरीन ने पहला लंबा कश लिया और मेरे मुंह से आह निकल गई। मैंने तुरंत सिगरेट जला ली। उसके बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। लाल ड्रेस में उसे थोड़ी ठंडी लग रही थी। उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े थे। उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े होते और ओझल हो जाते। हाई हील में उसका कद मुझसे कई ज़्यादा था। पैसे क्यों दिए तुमने उस दिन कॉफ़ी के? उसने अचानक पूछ लिया। पता नहीं। बाद में मैं भी सोचता रहा कि क्यों किया मैंने ऐसे। ये देखो, मैंने अपने फ़ोन का स्क्रीन सेवर बनाया हुआ है हिंदी में मेरा नाम। मैं कैथरीन का फ़ोन देख रहा था, तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। वेयर आर यू? उसने फ़ोन मेरे सामने से हटा लिया। इसके बाद का सारा कुछ किसी सुंदर सपने सा था। हम दोनों बहुत पी चुके थे। लंदन की सड़कों पर बहुत देर तक हम उछलते कूदते रहे। दीवार कूदकर एक पार्क में गए जहाँ पहली बार मैंने कैथरीन को चूमा। हम बहुत देर तक घास पर लेटकर तारों को देखते रहे। उसे बहुत ठंड लग रही थी। वह मेरे जैकेट से पूरे वक्त चिपकी रही। इस बीच उसने अपनी माँ के बारे में मुझे बहुत देर तक बातें बताई। उसकी माँ अकेले रहती है। पिताजी ने कैथरीन के बचपन में ही एक जवान लड़की की चक्कर में उसकी माँ को छोड़ दिया था। बीच में इंटरनेट पर एक आदमी से प्रेम हुआ, पर अंत में उसने बहुत से पैसे कैथरीन की माँ से ट्रांसफ़र करवाए और गायब हो गया। जब ये बात कैथरीन को पता चली तो उसने उस अकाउंट को खोजा जो किसी अरब मुल्क का निकला, जहाँ असल में इतने पैसे ट्रांसफ़र करने में आपके ऊपर केस लग सकता है। कैथरीन को लगता है कि उसकी माँ बहुत कमज़ोर है, जिसके कारण वो हमेशा किसी न किसी समस्या में फंस जाती है। वो 2-3 काम करती है ताकि वह अपनी माँ को लगातार कुछ पैसे भेजती रहे। अचानक एक ब्रिटिश खूबसूरत लड़की, जो पहले किसी रोमांटिक उपन्यास का हिस्सा लग रही थी, एक आम लड़की में तब्दील होने लगी थी, जिसकी अपनी समस्याएं हैं, जीवन है, संघर्ष है। मुझे लगा कि मैं इससे अब आराम से बात कर सकता हूँ। इसके ठीक पहले मुझे लग रहा था कि मैं किसी फिल्म का हिस्सा हूँ, जिसमें एक एक्स्ट्रा को फिल्म की नायिका से रोमांस करने का मौका मिला है। कैथरीन के बॉयफ्रेंड के लगातार बीच बीच में मैसेज आ रहे थे, जिन्हें वो देखकर फ़ोन फ्लैट पलट देती। हमने उसके बारे में कोई बात करना उचित नहीं समझा। कुछ देर बाद मैंने देखा कैथरीन ने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया है। कुछ ही देर में हमारे पैर खुद ब खुद होटल की तरफ चलने लगे। अगले दिन मैं आदतन जल्दी उठ चुका था। मैंने पुराने हिंदी गाने अपने मोबाइल पर लगाए हुए थे। अपनी कॉफ़ी लिए मैं कैथरीन को सुबह सोता हुआ देख रहा था। उसका आधे से ज़्यादा शरीर रज़ाई के बाहर था। प्रेम की कल्पना में मैंने कई बार उसे छुआ है। ठीक प्रेम को नहीं,
उस प्रेम के रों को। त्वचा तक पहुंचने में अभी भी एक झिझक है, जैसे मृत्यु की इच्छा में हर बार मरने के लिए किसी ऊंचे पहाड़ पर पहुंच जाता हूं, पर कूदने के ठीक पहले मृत्यु को लिखना शुरू कर देता हूं। उसकी आंखें मुस्कुराते हुई खुली। मैं उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगा। जैसे ही उसने अपना फ़ोन ऑन किया तो मैसेजों की बाढ़ सी आ गई और वो चौंक कर खड़ी हो गई। मुझे चुप रहने का इशारा किया और फ़ोन पर फ्रेंच में किसी से बात करने लगी। कुछ ही देर में उसके संवाद बहस में बदल गए और उसने फ़ोन काट दिया। फिर वह मैसेज करती रही और अंत में वापस फ़ोन ऑफ कर दिया। उसकी कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी, सो मैंने उसके लिए दूसरी कॉफ़ी बनाई। उसकी आंखों में पानी था और माथे पर पल पड़ गए थे। मैंने सोचा शायद उसकी कमज़ोर माँ कुछ इसी तरह दिखती होगी। आई विल जस्ट टेक अ शॉवर कहकर वह बाथरूम में चली गई। जब वो बाहर आई तो कल रात वाली कैथरीन थी, मुस्कुराती हुई। उसने मुझसे एक टी शर्ट मांगी और मेरी बनाई हुई कॉफ़ी को नज़रअंदाज करके खुद अपनी कॉफ़ी बनाने लगी। मैं जैसे ही उसे टी शर्ट पहनाने लगा वो मेरे गले लग गई। हम दोनों ने एक दूसरे को कस कर पकड़ा हुआ था। मुझे लगा कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। मैं इस वक्त इतना ज़्यादा कैथरीन हूँ कि अगर कोई उसका नाम पुकारे तो मैं पलटूंगा। मैं उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था और पकड़ रहने की हिंसा मेरे जिस्म खो चुका था। मानव का मतलब क्या होता है? कैथरीन ने फुसफुसाते हुए पूछा। वो असल में इन सब का मतलब पूछना चाह रही थी। ह्यूमन, मैंने कहा। बस। उसकी निराशा पर मुझे हंसी आ गई। हम बिस्तर में पड़े हुए एक दूसरे के चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ रहे थे। मैंने उसके नाम का मतलब नहीं पूछा। मैं इस वक्त कुछ भी जानना नहीं चाह रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम कभी इंडिया आना, मैं तुम्हें पहाड़ों पर ले जाऊंगा, गहरे जंगलों से होते हुए जब तुम पहली बार हिमालय देखोगी और उस वक्त जैसा महसूस करोगी, मैं तुम्हें देखते हुए ठीक अभी वैसा महसूस कर रहा हूँ। कितना अच्छा होता है एक दूसरे को बिना जाने पास पास होना और उस संगीत को सुनना जो धमनियों में बजता है, उन रंगों में नहा जाना जो बहुत गहरे चढ़ते उतरते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पूरा दिन जहाँ तहाँ लंदन में घूमते हुए मुझे लगा था कि मैं अपने कॉलेज के दिनों में पहुँच गया हूँ। हर कुछ देर में हम दौड़ने लगते, जो पर अच्छा दिखता उसमें घुस जाते, छोटी बातों पर बहुत देर तक हंसते रहते। उसका एवेंजर फिल्म देखने का बड़ा मन था, सो हम 4D में एवेंजर देखने चले गए। ये मेरा 4D का पहला अनुभव था, सो मैं एक बच्चे सा उछल रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। मैं लड़खड़ाते हुए कैथरीन को घर तक छोड़ने गया। रास्ते में मैंने उसे कहा कि मेरी कल सुबह पेरिस के लिए ट्रेन है। वह जहाँ थी वहीं रुक गई। उसने मुझे ऐसे देखा मानो मैंने उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपा कर रखा था। मैं उसके करीब गया, उसका चेहरा छुआ और कहा, ये बस यही तक था। उसने मुस्कुराकर अपना चेहरा ना में हिला दिया। हम दोनों वापस मेरे होटल के कमरे में आ गए। रास्ते से हमने उसकी पसंदीदा वाइन उठा ली थी। अपने पैकिंग के बाद हम सुबह तक वाइन पीते रहे। उसने पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात की। वो फ्रेंच आदमी है जिसे वह छोड़ना चाहती हूँ, पर उसे उसकी आदत पड़ी हुई है। उन्होंने कई बार अलग हो जाने का फैसला किया, पर हर कमज़ोर क्षण में कैथरीन वापस उसके पास चली जाती है। कल जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी माँ को कोई फ़ोन लगा दिया थे, इसलिए कैथरीन उस पर बिगड़ गई थी। सारा कुछ कह लेने के बाद हम कुछ देर तक चुप रहे। उसने कहा कि हिंदी गाने लगा दो। मैं भी उन गानों को फिर से सुनना चाहती हूँ, और मैं मुस्कुरा गई।
मैं हमेशा से किसी भी यात्रा में भाग दौड़ पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं वक्त से पहले एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पहुँच जाता हूँ। सुबह मेरी पेरिस की ट्रेन के लिए मैं लेट हो रहा था और कैथरीन अपना वक्त ले रही थी। मैं उसके साथ और वक्त भी बिताना चाहता था और अपने वक्त पर स्टेशन भी पहुंचना चाहता था। इन दो बिंदुओं के बीच में एक अजीब सा नृत्य करता हुआ दिख रहा था। जब हम स्टेशन पहुँचे तो हम देर तक एक दूसरे के हाथ पकड़े रहे। मैं बॉय कहने ही वाला था कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, ये यही तक नहीं है, और अगर ये यही तक है तो मुझे ये बात जाननी नहीं है। वह पलट कर चल दी। मैं कुछ भी नहीं कह पाया। मैं देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा, पर वह अंत तक पलटी नहीं। उसकी चाल में सख्ती थी और उसका सिर झुका हुआ था। वह मुझ पर कविता लगा रही थी जो आप हमेशा से लिखना चाहते रहे हैं। वो कई रात ठीक सोने से पहले आपके बहुत करीब भी आई थी, पर आप हमेशा उसका लिखना टालते रहे। फिर एक सुबह जब आप उसे लिखने बैठे तब वो जा चुकी थी। क्रमशः। अंत में मैं पेरिस की तरफ जाती हुई ट्रेन में बैठा था। ट्रेन टू पेरिस। मुझे नहीं पता कि ये वाक्य मैंने कितनी बार सुना था। बहुत सी फिल्मों में, किताबों में पढ़ा था। शायद यही कारण है कि मैं हमेशा पेरिस में ट्रेन से घुसना चाहता था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, आंखें जल रही थी, पर पेरिस पहुंचने वाला हूँ इस बात की गुदगुदी मैं पूरे शरीर में महसूस कर सकता था। मेरी यात्रा असल में आज से शुरू हुई थी। मैंने लैपटॉप खोला और पहला वाक्य लिखा, कितनी दूर चले जाने पर बहुत दूर होता है। मैं एक क्षण भी ट्रेन में नहीं सोया। मैं लिखता रहा। बेनुआ पेरिस में रहता है और खूब थिएटर करता है। लिंकन सेंटर, न्यूयॉर्क में 2011 में मैं और बेनुआ करीब 1 महीना साथ रहे थे। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। उन दिनों जितना भी पैसा मुझे मुआवजे के तौर पर लिंकन सेंटर से मिलता था, मैं बचा लेता था, क्योंकि वापस आकर घर का किराया देना था। उन दिनों गरीबी का प्रेत साथ चिपक कर रहता था। वह बेनुआ ही था जो कभी मुझे बियर पिला दिया करता तो कभी किसी अच्छे रेस्तरां में नाश्ता करवा देता। यहाँ तक कि उसने मेरे जूते की हालत देखकर एक जोड़ी नए जूते भी दिलवाए थे। फेसबुक के ज़रिए हमारी दोस्ती हुई थी। इस दोस्ती की आँच अभी भी बरकरार थी। मैंने बेनुआ को मैसेज किया कि मैं पेरिस पहुँच रहा हूँ। उसने तपाक से जवाब दिया कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं दोपहर में पेरिस पहुँचा। ट्रेन से उतरकर गूगल मैप हाथों में लिया और मैं मेट्रो की तरफ बढ़ा। पिगाले स्टेशन की तरफ भागती मेट्रो में मैं लोगों के चेहरे देख रहा था जो बदल गए थे। सब तरफ फ्रेंच सुनाई दे रही थी। कभी कभी अचानक जर्मन भाषा के वाक्य भी कानों में पड़ जाते। अभी तक सारा कुछ अंधेरे में था। अंडरग्राउंड। ट्रेन पिगाले स्टेशन पर रुकी। व्यस्त भीड़ के बीच मैं अपना सामान घसीटता हुआ सीढ़ियों चढ़ रहा था। भीतर की गुदगुदी अपने चरम पे थी। चलते चलते मेरी दबी हुई हंसी की आवाज़ मैं खुद सुन सकता था। जब बाहर आया तो एक गहरी सांस ली। मैं पहली बार पेरिस में था। मैंने अपना सामान रखा और अपनी बिल्डिंग के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। दाएं देखा जहाँ पेरिस फैला पड़ा था और बाईं तरफ एक छोटी गली ऊपर की तरफ जा रही थी। मैं बाएं मुड़ गया। छोटी गली से ऊपर की तरफ चलते हुए मुझे लगा कि असल में पेरिस के लिए मेरे भीतर उतना उत्साह नहीं है जितना उत्साह मुझे मेरी यात्रा शुरू होने का है, लिखने का है, बेनुआ से मिलने का है। मेरे पास पूरा 1 महीना था। पेरिस में 4 दिन रहने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा मुझे नहीं पता था। मैंने बेनुआ को मॉन्टमार्त्रे के एक कैफ़े में बुला लिया। 8 साल बाद उससे मिलूँगा। मैंने अपने लिए एक कॉफ़ी और क्रोसा ऑर्डर किया। मैं बेनुआ के बारे में ही लिख रहा था कि सड़क की उस तरफ मैंने उसे खड़ा देखा। वो सड़क के दूसरी तरफ हरी बत्ती के लाल होने का इंतज़ार कर रहा था।
हम एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। अंत में उससे रहा नहीं गया और वो हरी बत्ती में ही भागता हुआ इस तरफ आया और हम गले लग गए। एक दूसरे को देखकर हम बहुत देर हंसते रहे। कुछ भावनाएं होती है जिन्हें आप शब्द नहीं दे सकते। हमारे बीच भाषा की दिक्कत थी, इतने सालों का कोरापन था, पर आंखें एक दूसरे को एक पुराने दोस्त की तरह देख रही थी। मैंने कहा, देखा, मैंने कहा था कि मैं एक दिन पेरिस आऊँगा तुमसे मिलने। बेनुआ ने हाँ कहा और फिर अपनी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में मुझसे इन बीते 8 सालों का हिसाब मांगने लगा। कुछ बातें उसे मैंने बताई, कुछ मैंने उससे पूछा। इन 8 सालों में कितना कुछ बदल गया था। हम कहाँ से शुरू करें ये समझ नहीं पा रहे थे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर देर रात नशे में हमने जाने कितने बार अपने सपनों की बातें की थी। हम दोनों को कितना कुछ करना था। मुझे अचानक वो सारी बातें याद हुई। मैं उत्साह में बेनुआ से उन सपनों के बारे में पूछने ही वाला था कि चुप हो गया। मुझे लगा कि ये सपनों का हिसाब जितना मुझे याद है उतना उसे भी याद होगा ही। कई बार पुराने सपनों का जिक्र उदासी भर देता है। बेनुआ एक स्कूल में एक्टिंग पढ़ाता है जिससे हर महीने अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। वो 2 नाटक कर रहा है और एक नए नाटक पर काम करना उसने शुरू किया है। फिर उसने अपने कुछ स्याह दिनों की बात की। उसका तलाक हो चुका है। वह अपने एक बच्चे के साथ अलग रहता है। बीच बीच में वो फ्रेंच बोलने लगता, फिर खुद को ठीक करके वापस टूटी फूटी अंग्रेज़ी पर उतर आता। हम दोनों को लगा कि हमें बियर पीनी चाहिए, उससे शायद हम दोनों की अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी तरह निकलेगी। हम कुछ बियर पीकर पेरिस की सड़कों पर चलने लगे। वह हर दूसरी बिल्डिंग को देखकर उसकी हिस्ट्री बताने लगता। मैं अपने पूरे आश्चर्य में उस बिल्डिंग को ताकता रहता और मज़ेदार बात है कि वो जितने भी नाम लेता हमने उन नामों को अपने शहरों में पढ़ा है, फिल्मों में देखा है। कभी कभी लगता कि मैं बहुत पहले यहाँ आ चुका हूँ। हम राइट बैंक से लेफ़्ट बैंक तक बहुत बड़ा हिस्सा पैदल नाप चुके थे। बेनुआ मुझे एक ट्रेडिशनल फ्रेंच रेस्टोरेंट में ले गया। हमने लोकल वाइन मंगाई और प्याज का सूप। बेनुआ ने बताया कि असल में हम फ्रेंच लोगों ने दोस्तोयेव्स्की को अभी अभी डिस्कवर किया है। हमें लगता था कि दोस्तोयेव्स्की एक रोमांटिक लेखक है क्योंकि यहाँ सब ने उन्हें बहुत ही काव्यात्मक शैली में ट्रांसलेट किया था। फिर करीब 20 साल पहले आंद्रे मार्कोविच ने दोस्तोयेव्स्की को जस का तस ट्रांसलेट किया और हमको सबको लगा कि ये क्या है। मुझे इस बात पर बहुत हंसी आई। मतलब फ्रेंच लोगों ने 20 साल पहले असल दोस्तोयेव्स्की पढ़ा है। मैंने इच्छा जताई कि मैं कुछ नए किस्म के नाटक देखना चाहता हूँ। हमने 2 नाटकों के प्लान बनाए। इस बीच मैंने फ़ोन देखा तो मेरे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज था जिसमें फ्रेंच में कुछ लिखा था। मैंने फ़ोन बेनुआ को पढ़ने दिया और पूछा कि क्या लिखा है। वह पढ़ते ही हंसने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने हंसते हंसते ट्रांसलेट किया, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मिले होटल में, मैं जानता हूँ। क्या किया तुमने? तुम्हें पता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है? क्या इंडियन मीडिया यह जानता है कि तुम यूके आकर क्या करते हो? क्या यूके मीडिया जानता है? तुम्हारा नंबर क्या है? बेनुआ हंस रहा था और मैं स्तब्ध था। मैंने तुरंत उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया और कैथरीन को भेजा और उस फ्रेंच आदमी को डर के मारे ब्लॉक कर दिया। मैंने बेनुआ को सारी बात बताई पर उसकी हंसी कम नहीं हुई। कुछ देर में कैथरीन का मैसेज आया, सॉरी, आई विल हैंडल दिस राइट नाउ। मैंने उसका मैसेज पढ़कर मिटा दिया। मैं कैथरीन को ऐसे याद नहीं रखना चाह रहा था। लड़खड़ाते कदमों से बेनुआ ने मुझे मेरे रूम तक छोड़ा और हमने एक दूसरे को अलविदा कहा।